हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोलॉजी फॉर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और लेक्चर को समझ रहे होंगे। तो जो लेक्चर मैंने स्टार्ट किया है 9th चैप्टर का, जिसमें हम लोग खाद्य उत्पादन की वृद्धि के कार्य नीति पढ़ रहे हैं, उसमें मैंने पिछले लेक्चर में पशुपालन के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में बात किया है। साथ ही साथ कुक्कुट पालन यानी मुर्गी पालन के बारे में भी मैंने बात किया है। तो पिछला लेक्चर देख लीजिए। उसके बाद इस लेक्चर पे आइए पशु प्रजनन पे। ठीक है, तो पशु प्रजनन में होता क्या है कि जो पशु आपने रखा है, जैसे गाय है मान लीजिए, और ये काफ़ी अच्छी दूध दे रही है, तो ज़िंदगी भर तो यही रहेगी नहीं, इसकी संख्या बढ़ानी ज़रूरी है ना। इसलिए इसका करवाया जाता है पशु प्रजनन। या फिर अगर इससे भी अधिक मात्रा में दूध देने वाली गाय या फिर अधिक अच्छे बच्चे उत्पन्न करने वाले जो बैल होते हैं, उनका उत्पादन पशु प्रजनन के द्वारा ही करवाया जाता है। ठीक है, तो पशु प्रजनन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे काफ़ी डिटेल से। और अगर लेक्चर समझ में आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करवाइए उन लोगों से जिन्हें बायोलॉजी क्लास की आवश्यकता है। क्लियर है? तो चलते हैं लेक्चर की तरफ और देखते हैं डेफिनेशन पशु प्रजनन का, परिभाषा क्या है। तो परिभाषा इस दिस की एक ही नस्ल के जंतुओं के बीच या अलग अलग जातियों के बीच के पशुओं के बीच अगर प्रजनन करवाना या फिर करवाया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? पशु प्रजनन कहते हैं। ठीक है, तो एक ही नस्ल का जानवर हो या फिर अलग अलग जाति का हो, अगर उनके बीच प्रजनन करवाया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे? पशु प्रजनन कहेंगे। और पशु प्रजनन करवाया क्यों जाता है? इससे होता क्या है कि पशुओं की उत्पादकता बढ़ जाती है, यानी कि जो भी उनसे हम लोग ले रहे हैं, मांस ले रहे हैं या फिर दूध ले रहे हैं, तो उनकी उत्पादकता बढ़ जाएगी। और साथ ही साथ जो उत्पाद हम लोग ले रहे हैं उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी। सो दिस इज कॉज कि हम लोग पशु प्रजनन करवाते हैं। ठीक है, पशु प्रजनन करवाना आवश्यक है पशुओं का। क्लियर है? तो यह है पशु प्रजनन का परिभाषा। और जो भी नस्ल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि एक ही नस्ल के बीच हो या फिर अलग अलग जातियों के बीच का जानवर हो, उसके बीच प्रजनन करवा दिया जाता है। ठीक है, प्रजनन में होता क्या है, जैसे देखो, होता क्या है कि ये एक नर चुना जाता है, एक सर्वश्रेष्ठ नर चुना जाएगा, एक अच्छे प्रकार का नर चुना जाएगा और एक अच्छे प्रकार की मादा चुनी जाएगी। ठीक है, और या तो ये एक ही नस्ल के हो सकते हैं या फिर अलग अलग जातियों के हो सकते हैं, और फिर इन दोनों के बीच संगम करा दिया जाता है, मेटिंग करा दिया जाता है। उसके बाद जो संतान उत्पन्न होता है, इसकी जांच की जाती है कि क्या जैसा संतान हमें चाहिए था वैसा उत्पन्न हुआ है या नहीं है। ठीक है, अगर उत्पन्न हुआ है तो ठीक है, इसे चुन लिया जाएगा, और नहीं तो फिर प्रजनन करवाया जाएगा। ठीक है, नस्ल किसे कहते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पूछा भी है कि नस्ल की परिभाषा दें या फिर नस्ल को समझाइए। तो नस्ल देखो क्या होता है। नस्ल पशुओं का वह समूह है जो वंश या अन्य गुणों में समान होते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा पशु का समूह जो एक ही वंश के हो। ठीक है, वंश उनका एक ही होना चाहिए और साथ ही साथ उनके जो अन्य गुण होते हैं, जैसे आकार, आकृति, बाहरी दिखावटी, इन सब में क्या होने चाहिए? वो समान होने चाहिए, तो हम कहेंगे कि वो एक ही नस्ल का पशु है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे आप आसपास जानवर की लिस्ट बना सकते हैं, जैसे गाय का ही लिस्ट बना सकते हैं, कोई एक ही नस्ल की है या नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना चीज़ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं पशु प्रजनन के प्रकार की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। पशु प्रजनन दो प्रकार के होते हैं। सॉरी, पशु प्रजनन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अंतः प्रजनन और दूसरा होता है बहिर्प्रजनन, इनब्रीडिंग एंड आउटब्रीडिंग। तो अंतः प्रजनन और बहिर्प्रजनन में क्या अंतर है और क्या होता है इनमें, चलते हैं आगे इनके टॉपिक्स में। ठीक है, अंतः प्रजनन, एक ही नस्लों के पशुओं के बीच प्रजनन कराना अंतः प्रजनन कहलाता है। ठीक है, एक ही नस्ल होना चाहिए, सेम नस्ल होना चाहिए। ठीक है, सेम नस्ल के पशुओं के बीच अगर प्रजनन हो रही है तो इसे हम क्या कहेंगे? अंतः प्रजनन। ये परिभाषा आपसे पूछेगा या फिर ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि अगर एक ही नस्ल के बीच प्रजनन करवाया जा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे इनब्रीडिंग यानी अंतः प्रजनन।
ठीक है। और यह प्रजनन जो है वो 4 से 6 पीढ़ियों तक कराया जाता है, उससे अधिक नहीं। अगर आप लगातार उससे अधिक करवा रहे हैं, 4 से 6 हो चुका है, 7, 8, 9, 10 पीढ़ियों तक अगर आप अंतः प्रजनन करवा रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि जो उत्पादकता है पशु की वो घट जाएगी, या फिर हो सकता है कि अच्छे प्रकार का जंतु उत्पन्न ना हो जनन के बाद। क्लियर है? तो इसी वजह से साइंटिस्टों ने यह तय किया है कि इन ब्रीडिंग 4 से 6 पीढ़ियों तक ही सीमित रहनी चाहिए, उससे अधिक नहीं, क्योंकि उससे उत्पादकता घट जाती है। ठीक है? तो यही बात है। तो अगर एक ही नस्लों के पशुओं के बीच अगर प्रजनन कराई जा रही है तो उसे हम क्या कहेंगे? अंतः प्रजनन। और ये पीढ़ी और ये जो प्रजनन है 4 से 6 पीढ़ियों तक की सीमित रखनी चाहिए। इसमें होता क्या है, इसमें उत्तम प्रकार के नर और उत्तम प्रकार की मादा चुन ली जाती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ठीक है? फिर इनके बीच प्रजनन होता है, और जो संतान उत्पन्न होता है उनमें से पुनः अगले प्रजनन के लिए श्रेष्ठ नर और मादा चुन लिया जाता है। श्रेष्ठ नर का अर्थ क्या होता है? देखो, श्रेष्ठ नर का अर्थ ऐसा सांड होता है जिनमें उत्तम किस्म के बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता हो। ठीक है? ऐसे सांड जो अच्छे प्रकार के बच्चे उत्पन्न कर सकते हैं, वही है श्रेष्ठ नर। और श्रेष्ठ मादा कौन होती है? श्रेष्ठ मादा का अर्थ हुआ होता है कि वह गाय या भैंस जो अधिक दूध उत्पन्न कर सके। ठीक है? तो यही क्रियाएं होती हैं। उत्तम प्रकार के नर चुने जाएंगे, फिर उत्तम प्रकार की मादा, फिर इनमें मेटिंग होगा। मेटिंग करने के बाद जो संतान उत्पन्न होगा, इनमें चुन लिया जाएगा अगले प्रजनन के लिए कि क्या अच्छे हैं या नहीं है। ठीक है? और मतलब यहाँ पे मैंने बता दिया कि श्रेष्ठ नर का मतलब क्या होता है कि उनमें बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता अधिक होनी चाहिए, अच्छे, है ना, अच्छे बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता होनी चाहिए, हृष्ट पुष्ट। और मादा ऐसी होती है जिनमें दूध उत्पादन की क्षमता अधिक होती है। ठीक है? अब क्या है कि अंतः प्रजनन से समयुग्मता को बढ़ावा मिलता है ना। अंतः प्रजनन से क्या होता है? समयुग्मता को बढ़ावा मिलता है। और फिर यहाँ से सॉरी, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतः प्रजनन से मतलब, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था, समयुग्मता कौन से प्रजनन से बढ़ाया जाता है? समयुग्मता अंतः प्रजनन के कारण बढ़ाया जाता है। सो नाउ द क्वेश्चन इज, आप लोगों का यह होमवर्क है कि आप मुझे पता लगा के बताइए कि समयुग्मता कहते किसे हैं, और कमेंट में आंसर जरूर दीजिए। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अंतः प्रजनन से शुद्ध वंशक्रम विकसित होता है ना। एक अच्छा वंश उत्पन्न हो जाता है, शुद्ध, कोई भी मिलावटी नहीं, अंतः प्रजनन से। क्यों? क्योंकि जो अंतः प्रजनन होता है वो एक ही नस्ल के बीच होता है, इसी वजह से इससे शुद्ध वंशक्रम उत्पन्न हो जाता है। लाभ क्या है इससे? तो अंतः प्रजनन के लाभ भी हैं, हानि भी है। तो पहले लाभ की बात कर लेते हैं। अंतः प्रजनन हानिप्रद अप्रभावी जीन को उद्भासित करता है। मतलब अगर आप अंतः प्रजनन करवा रहे हैं जंतुओं के बीच, तो उसमें जो भी हानिकारक जीन होंगे वो उद्भासित हो जाते हैं, वो प्रकट हो जाते हैं, और फिर उन्हें आप चुनकर निष्कासित कर देते हैं। जिन मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो कि प्रजनन हुआ, और प्रजनन होने के बाद एक ऐसा संतान उत्पन्न हो गया, ठीक है, जो अच्छे प्रकार का नहीं है, तो उसे हम लोग अलग कर देंगे। ठीक है? तो जिन का मतलब यहाँ पे वही है। उसके बाद अंतः प्रजनन से श्रेष्ठ प्रकार के जीनों का संचयन होता है, अच्छे प्रकार के जिन संचयित की जाते हैं। जिन का मतलब क्या हुआ? अभी मैंने बताया ना, देखो, जिन का मतलब तो कुछ अलग है, वो पहले लेक्चर मैंने डिस्कस कर चुका है। यहाँ पे जिन जो है वो इक्विवेलेंट है संतान से। अगर संतान अच्छा है तो हम कहेंगे कि वो जिन अच्छा है, संतान खराब है तो कहेंगे कि वो हानिप्रद अप्रभावी जिन है, वो खराब जिन है। ठीक है? तो ये लाभ है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये कई बार क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे ना इंटरमीडिएट के बायोलॉजी का, तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अंतः प्रजनन के लाभ और हानियों को लिखें, तो आपको लिखना पड़ेगा। 2 नंबर का प्रश्न आता है। फिर ये है कि हानि क्या है? हानि मैं आपको पहले बता दिया। अगर लगातार अंतः प्रजनन कराने से क्या होता है? जनन क्षमता या फिर उत्पादकता घट जाती है। ठीक है? लगातार अंतः प्रजनन कराने से क्या होता है कि जो पशु होते हैं उनकी जनन क्षमता घट जाती है, या फिर उनकी उत्पादकता घट जाती है, और हो सकता है कि संतान भी कमजोर उत्पन्न हो। ठीक है? तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं
अंतःप्रजनन अवसादन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, ठीक है, इट इज कॉल्ड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अंतःप्रजनन अवसादन किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे लगातार अंतःप्रजनन कराने से जनन क्षमता जो घट जाती है या फिर उत्पादकता घट जाती है, तो उसे हम कहते हैं अंतःप्रजनन अवसादन। क्लियर है? अब ये प्रश्न उठता है कि अब इसे ठीक कैसे किया जाए, अंतःप्रजनन अवसादन को कैसे ठीक किया जाए। तो पहली बात तो ये कि लगातार अंतःप्रजनन ना करवाया जाए, लेकिन अगर फिर भी अगर ऐसा होता है तो उसका यह उपाय है कि जो जिस नस्ल के पशु का आपको प्रजनन करवाना है, उसका प्रजनन क्या उसी नस्ल के किसी दूसरे श्रेष्ठ पशु से करा दिया जाए। बात आई समझ में? जैसे कि मान लो कि एक ए नस्ल की गाय है, ठीक है, अब इसका प्रजनन करवाया जा रहा है बार बार, अंतः प्रजनन हो गया, अब इसमें आ गया है अंतः प्रजनन अवसादन, मतलब इसकी उत्पादकता घट गई और जनन क्षमता घट गई है और इसको हमको बढ़ाना है। तो क्या किया जाएगा, इसी नस्ल के किसी दूसरे पशु से, है ना, कोई दूसरा पशु चुना जाएगा और उससे उसका मेटिंग करवाया जाएगा, तो अंतः प्रजनन अवसादन ठीक हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रक्रिया को हम लोग बहिःसंकरण भी कहते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि अंतः प्रजनन अवसादन को किस प्रक्रिया द्वारा ठीक किया जाता है, तो आप कहेंगे बहिःसंकरण। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अंतः प्रजनन टोटल काफ़ी डिटेल मैंने आपको बताया है। अब चलते हैं हम लोग बहिःसंकरण की तरफ। देखो, जैसे अंतः प्रजनन में क्या था कि एक ही नस्ल के जंतुओं के बीच प्रजनन करवाना था, लेकिन बहिःप्रजनन में क्या है, इसमें क्या है कि असंबंधित पशुओं के बीच प्रजनन कराना बहिःप्रजनन कहलाता है। इसमें संबंधित कोई भी संबंध नहीं होगा। जैसे अगर आप एक ही नस्ल के बीच पशु के बीच अगर प्रजनन करवाए तो उनमें कुछ ना कुछ तो संबंध होगा ही, क्योंकि वो एक ही नस्ल के हैं। लेकिन अगर आप प्रजनन असंबंधित पशु यानी कि अलग अलग नस्ल हो सकता है ना, यही बात हुई ना, क्योंकि अगर आप एक ही नस्ल के बीच प्रजनन करवाते हैं तो फिर वो अंतः प्रजनन हो जाएगा। अगर आप अलग अलग नस्ल के बीच प्रजनन करवाते हैं तो इसे हम कहेंगे बही प्रजनन और ब्रीडिंग। क्लियर है? अब यह कुछ प्रकार का होता है जो हम लोग देख लेते हैं। पहला है बहिःसंकरण, जो अभी मैंने ऊपर बताया। आउटक्रॉसिंग क्या होता है कि इसमें ऐसे पशुओं के बीच प्रजनन कराया जाता है जो एक ही नस्ल के होते हैं, ठीक है, लेकिन उनमें संबंधित कोई नहीं होता है। और इनमें क्या होता है कि 4 से 6 पीढ़ियों तक कोई समान वंशावली नहीं होती है। समान वंशावली का मतलब क्या हुआ कि इनके पहले 4 से 6 पीढ़ियों तक कोई भी इनका वंश मिलता जुलता नहीं था। इसका मतलब यह हुआ, जैसे मान लो कि अभी यहाँ पर एक जंतु है और यहाँ पर भी ये एक नर है, ये एक मेल है और एक फीमेल है, और ये दोनों एक ही नस्ल के हैं और इनके बीच जनन करवाना है। तो ऊपर का 1 2 3 इनमें 4 6 पीढ़ियों तक कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए, यानी कि इनके पूर्वजों के बीच कोई भी प्रजनन न हुआ हो। ठीक है, तब इनके बीच अगर प्रजनन करवाया जाए तो उसे हम कहेंगे बहिःसंकरण। ठीक है, बात है समझ में? समझो और याद कर लो यहीं पे। बहिःसंकरण का मतलब क्या हुआ कि एक ही नस्ल के बीच प्रजनन हो, लेकिन उनका जो 4 से 6 पीढ़ियों तक कोई भी समान वंशावली न हो। और संकरण में क्या होता है कि इस प्रकार के प्रजनन में एक नस्ल का श्रेष्ठ नर का प्रजनन दूसरे नस्ल के श्रेष्ठ मादा से कराया जाता है, यानी कि इसमें नस्ल बदल दिए जाते हैं, अलग अलग नस्ल के बीच प्रजनन कराया जाएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, संकरण। और यह प्रजनन जो है इसलिए कराया जाता है ताकि दोनों के वांछित गुणों को मिलाया जा सके। मतलब क्या है, जैसे मान लो कि ए नस्ल का एक नर है, ठीक है, और बी नस्ल की एक मादा है। क्योंकि अभी मैंने आपको संकरण पढ़ाया कि इसमें अलग अलग नस्ल हो जाते हैं, एक नस्ल का श्रेष्ठ नर और दूसरे नस्ल की श्रेष्ठ मादा, एक ही नस्ल नहीं। तो एक ए नस्ल का नर है और बी नस्ल की मादा है। क्लियर? अब इस नर का गुण यह है कि इसका शरीर काफी हृष्ट पुष्ट है, मजबूत है, और ये जो मादा है इसका शरीर तो कमजोर है लेकिन दूध बहुत ज्यादा देती है। तो हम चाहते हैं कि दोनों का गुण मिल जाए, यानी एक ऐसा पशु पैदा हो जिसकी दूध की उत्पादन क्षमता भी ज्यादा हो और शरीर भी बहुत मजबूत हो। तो इन दोनों के बीच हम लोग क्या करा देंगे,
क्रॉस करा देंगे, क्रॉस ब्रीडिंग, संकरण करा देंगे। भले ही दोनों अलग अलग जाति के हैं, लेकिन इनमें क्रॉस करा दिया जाएगा तो दोनों के ही लक्षण मिल के एक नया संतान उत्पन्न होगा, जिसका शरीर भी काफी हृष्ट पुष्ट होगा और उसकी उत्पादन क्षमता भी अधिक हो जाएगी। ठीक है। अगर मादा उत्पन्न होती है तब की बात है, नर उत्पन्न होगा तो ऐसा नहीं कि नर उत्पन्न हो गया तो उसमें दूध देने की क्षमता आ जाएगी, ऐसी बात मत सोचिएगा। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। देखो, बीकानेरी एवीज एक भेड़ है और एक मादा भेड़ है, ठीक है। और मैरिनो रैम्स ये एक मेढ़ा है, यानी कि नर है। नर भेड़ और ये मादा भेड़, दोनों की नस्ल अलग है, बीकानेरी है और ये मैरिनो है। अब इनके बीच जो संकरण कराया गया उससे उत्पन्न हुआ हिसरडैल। ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न यह आता है कि बीकानेरी एवीज और मैरिनो रैम्स के संकरण से कौन सा संतान उत्पन्न हुआ है। तो आप नाम याद कर लीजिए, हिसरडैल। ठीक है। तीसरा है अंतः विशिष्ट संकरण। इस प्रकार के प्रजनन में विभिन्न प्रजातियों के नर और मादा के बीच प्रजनन कराया जाता है। जैसे खच्चर की उत्पत्ति नर घोड़े और मादा गधा के बीच संगम कराने से हुई है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि एकदम जाति ही बदल दी जाती है, प्रजाति ही अलग कर दी जाती है, नस्ल ही नहीं, प्रजाति ही अलग कर दी जाती है और दोनों के बीच संकरण कराया जाता है, जैसे यहाँ पे खच्चर का एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको बही संकरण भी समझ में आ गया होगा, सॉरी बही प्रजनन भी समझ में आ गया होगा क्या है। मैं एक बार रिपीट कर दूं, बही प्रजनन क्या है? असंबंधित पशुओं के बीच प्रजनन कराना बही प्रजनन है। ठीक है। अगर एक ही नस्ल के बीच प्रजनन हो रही है लेकिन उनमें कोई भी पीढ़ी समान नहीं है, पहले 4 से 6, तो उसे हम कहेंगे बही संकरण। ठीक है। और अगर दो अलग अलग नस्ल के बीच संकरण कराया जा रहा है तो बही संकरण, प्रजनन कराया जा रहा है तो संकरण। और अगर अलग अलग प्रजातियों के बीच प्रजनन कराया जा रहा है तो उसे हम कहेंगे अंतःविशिष्ट संकरण। याद हो गया। नेक्स्ट है नियंत्रित प्रजनन प्रयोग। ठीक है। तो नियंत्रित प्रजनन प्रयोग में हम जानेंगे कि कुछ कृत्रिम प्रजनन करने की क्षमता होती है, मतलब मानव अपने फायदे के लिए कुछ कृत्रिम तरीके से प्रजनन कराता है। तो क्या है, देखो, यह कृत्रिम वीर्य सेचन के द्वारा होता है। क्या? नियंत्रित प्रजनन प्रयोग कृत्रिम वीर्य सेचन के द्वारा होता है। इसमें होता क्या है कि श्रेष्ठ जो नर होता है पहले चुन लिया जाता है कि अच्छा नर है या नहीं है। फिर क्या होता है कि श्रेष्ठ नर के वीर्य को इकट्ठा किया जाता है। ठीक है। तो श्रेष्ठ नर के वीर्य को इकट्ठा कर लिया जाएगा और फिर उसे चुनी हुई श्रेष्ठ मादा में प्रविष्ट करा दिया जाएगा। ये मनुष्य करते हैं खुद से। पहले श्रेष्ठ नर चुन लिया जाएगा और चुनने के बाद उसका वीर्य इकट्ठा किया जाएगा और फिर उसे एक मादा चुनकर उसके शरीर में प्रविष्ट करा दिया जाएगा। ठीक है। तो उससे जो संतान उत्पन्न होगी वो अच्छे प्रकार की होगी। लेकिन जो हमने वीर्य इकट्ठा किया है, अगर उसे बाद में यूज करना है, तुरंत ही नहीं, तो उसे क्या किया जाता है, उसे हिमीकृत करके रखा जाता है। और हिमीकृत करने के लिए तरल नाइट्रोजन जिसका तापमान -196 डिग्री सेल्सियस होता है उस पर रखा जाता है। ठीक है। बात आई समझ में? तो कृत्रिम वीर्य सेचन यही है। कृत्रिम वीर्य सेचन का मतलब क्या हुआ कि कृत्रिम तरीके से नर के वीर्य को इकट्ठा किया जाए और फिर उसे हिमीकृत कर दिया जाए तरल नाइट्रोजन में और उसे रख दिया जाए, जिसे आप कभी भी यूज कर सकते हैं। कभी भी मादा के गाय जो है, भैंस है, उसके शरीर में प्रविष्ट कराया जा सकता है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी संकरण कराने के बाद सफलता हाथ नहीं लगती है ना। कभी कभी संकरण कराने के बाद संकरण की सफलता दर कम हो जाती है। इसलिए इसे सफल बनाने के लिए एक टेक्नोलॉजी है जिसे हम कहते हैं मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, मोइट। ठीक है। यहाँ पे MOET यहीं तक है। ये टेक्नोलॉजी तो ऐसे ही लगा दिया जाता है। ठीक है। तो अगर आपसे फुल फॉर्म भी पूछे MOET का फुल फॉर्म बताइए तो आप ये याद कर लीजिए, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए आपसे कि मोइट क्या है या फिर संकरण को सफल बनाने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है,
उसमें यूज़ किया जाता है। मोइट क्या है देखो, इसमें होता क्या है कि इसमें सर्वप्रथम किसी भी गाय में एफएसएच हार्मोन दे दिया जाता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका फुल फॉर्म है। एफएसएच मतलब फॉलिकल फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इससे क्या होता है कि जो मादा होती है उसमें जो अंडाणु बनते हैं, है ना, उसकी संख्या बढ़ने लगती है, एफएसएच दे दी जाती है तो स्टिमुलेट करती है, उत्तेजित करती है अंडाणु बनने के लिए। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि एक मादा चुना जाता है सर्वश्रेष्ठ प्रकार का और उसे एफएसएच हार्मोन दे दिया जाता है। यहाँ से ये भी प्रश्न उठ सकता है कि मोइट में यानी मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर में कौन सा हार्मोन अंडोत्सर्ग के लिए मादा को दिया जाता है, तो आप इसका नाम लेंगे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया जाता है, एफएसएच। उससे क्या होता है कि अंडोत्सर्ग के समय एक अंडे के स्थान पर 6 से 8 अंडे बनने लगते हैं, है ना। मादा के शरीर में, जो मादा गाय होगी या फिर भैंस होगी, उसके शरीर में जो अंडाणु बनेंगे वो एक के स्थान पर 6 से 8 बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि उस गाय को श्रेष्ठ सांड या फिर कृत्रिम वीर्य सेचन, जो ऊपर मैंने बताया, जो वीर्य को इकट्ठा किया गया है उसे संगमित कराया जाएगा, ठीक है। श्रेष्ठ सार से उसको संगमित करा दिया जाएगा या फिर जो वीर्य इकट्ठा किया गया है उसके वैजाइना में उसे इंटर कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, निषेचित अंडे को 8 से 32 कोशिका अवस्था में बिना शल्य चिकित्सा के निकाल लिया जाएगा। देखो इसका मतलब क्या है, पहले तो ये स्टेप समझो, ये पहला स्टेप है कि गाय के शरीर में पहले एफएसएच दिया जाएगा। उसके बाद वो एक अंडे के स्थान पे कितने अंडे बनाएगी, 6 से 8। उसके बाद श्रेष्ठ सांड या फिर कृत्रिम वीर्य सेचन से उसको निषेचित किया जाएगा। उसके बाद जो अंडे बनेंगे वो उनमें कोशिका विभाजन होगा ना, कोशिका विभाजन से बढ़ के जब 8 से 32 कोशिका अवस्था उसकी भ्रूण रहेगी तब बिना ऑपरेशन किए हुए उसको निकाल लिया जाता है, ठीक है। उस कोशिका को उसके गर्भ में से निकाल लिया जाता है और फिर इसे किसी अन्य गाय में, जिसे चुना गया होता है बच्चे उत्पन्न करने के लिए, उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, ठीक है। मल्टीपल ओव्यूलेशन हुआ यहाँ पर, एक से ज्यादा, मल्टीपल हो गया, 6 से 8 हो गया, और फिर एम्ब्रियो जब 8 से 32 कोशिका का एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण बन जाता है, तो उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है किसी अन्य गाय में। अब उसमें छोड़ दिया जाएगा, उसमें भ्रूण बनेगा, उसमें बच्चा बनेगा, फिर उसको वो बच्चा बाहर निकलेगा जब उसका समय हो जाएगा तो, ठीक है। इसे ही कहते हैं मोइट, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। ये कभी फेल नहीं होता है, अगर ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब संकरण फेल होने लगता है, सफलता हाथ नहीं लगती है संकरण में, तो ये काम किया जाता है, ठीक है। तो इसमें कितने जीव लग गए, इसमें तीन तीन जंतु आ गए। एक वह गाय जिसको एफएसएच दिया जाएगा, फिर एक सांड होगा या फिर कृत्रिम वीर्य सेचन, और एक वह गाय जिसके शरीर में ये 8 से 32 कोशिका अवस्था डाली जाएगी, ठीक है। बात आई समझ में कि मैं एक बार और इसे समझा दूं। देखो एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ, आप कहेंगे कि मैं एक ही बात बार बार समझा रहा हूँ, लेकिन समझना जरूरी है। पहले गाय को एफएसएच दिया जाएगा, वो एक अंडे के स्थान पर 6 से 8 अंडे उत्पन्न करेगी, फिर उसे निषेचित करवाया जाएगा, संगमित कराया जाएगा। संगमित कराने के बाद वही गाय 8 से 32 कोशिका अवस्था में भ्रूण बना देगी, फिर इसको निकाल दिया जाएगा और फिर दूसरे गाय में या फिर भैंस में प्रतिनियुक्त करा दिया जाएगा, स्थानांतरित करा दिया जाएगा, ठीक है। बस इतना ही सी कहानी है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पशु प्रजनन काफ़ी अच्छे समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जिक्र करेंगे मधुमक्खी पालन का, ठीक है, और पिसी कल्चर यानी कि मछली पालन का। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद।